कहना नहीं उनसे कुछ। देखिए भैया इधर, अब शांत हो जाओ, समझो इसको। हमने कल एक नियम बताया था आइदर और नाइदर नॉर का। इधर अंजलि, इधर देखो, हमने कल आइदर और नाइदर और के नियम बताए थे, वो हमारे लास्ट नियम थे। अब अगला नियम हमारा क्या कहता है, इस नियम को समझो। देखो बाहर कोई है क्या? देखिए नियम को बहुत अच्छे से समझना, पहले समझो, बात ना करो। इधर देखो, इसमें लिखा है कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर, जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। प्रोनाउन क्या होता है? मान लो अगर हमें कोई प्रोनाउन मिला, ठीक है, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर, ये हमने नाउन में पढ़े थे। नंबर क्या होता है? नंबर हमारे कैसे निकाले जाते हैं? एक वचन और बहुवचन को नंबर बोलते हैं। पर्सन किसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जेंडर क्या होते हैं? मेल या फीमेल, ठीक है। अब इनके पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है आगे वाला, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, ठीक है, नाउन के अनुसार होता है। अगर इनके पहले कोई नाउन लगा है, जैसे मान लो इस वाक्य में, हमें ये बताओ इस वाक्य में प्रोनाउन कौन है? सबसे पहले तो प्रोनाउन पहचानो। इस वाक्य में प्रोनाउन सिर्फ क्या है? देयर। इस वाले वाक्य में पहचानो प्रोनाउन कौन है? हमें दो प्रोनाउन मिले, ठीक है। अब हमें ये जांच करना है, इन वाक्यों में ये देखना है क्या ये दियर और हिज इस नाउन के अनुसार लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। अब इसमें लिखा है नाउन क्या है? सन। क्लियर समझना इसको। यहां पे ये नाउन है, क्या है? नाउन। और ये क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। अब इसका संबंध किससे होगा? क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या कहती है प्रोनाउन की, कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, नाउन के लिए जो प्रयोग किए जाएंगे। सन कैसा है? अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। और जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है? मेल है। सन का मतलब मेल ही हुआ ना, हुआ। अब इसमें हमें यह देखना है कि एक वचन के अनुसार क्या डियर एक वचन है? नहीं है ना। तो सन के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होगी? तो इसके लिए हमारा यहाँ पे गलत क्या है? डियर ना होके क्या होना चाहिए था यहाँ पे? अगर पूछे कि इस बात का मिस्टेक क्या है, तो इस बात का मिस्टेक क्या है? यहाँ पे हिज लगना, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा नियम दे, दूसरा बात, ऑल द बॉयज, आपने पहचाना कि इसमें प्रोनाउन कौन है? हिज था। ये प्रोनाउन है, इसमें नाउन कौन है? ओनली बॉयज है। अब बॉयज कैसा है? एक वचन की बहुवचन? प्लूरल है, बहुवचन है कि नहीं है? तो बहुवचन के लिए क्या लगेगा? हिज लगेगा या दियल लगेगा? दियल लगेगा ना। तो हमें क्या करना, इसके पहले जो नाउन दिया हो, पूर्ववर्ती बोला ना, पूर्ववर्ती का मतलब जो नाउन पहले दिया होगा उसके अनुसार लगाना है। अगर मान लो यहाँ पे बॉयज होता एंड गर्ल्स होता, तो फिर हम किसको देखते? बॉयज को देखते कि या गर्ल्स को देखते? फिर हम गर्ल्स को देखते। पहले वाले को देखना है, जस्ट पहले, इसके पहले जो होगा उसी को देखना है। समझ में आया इस बात का? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हम यहाँ पे हिज की जगह क्या कर देंगे? दियर। इस वाक्य में क्या था? हिज था। समझ में आ गया ये नियम? ये नियम समझ में आया? आ गया ना? इसमें मिस्टेक समझ में आई? अगला नियम देखो। नियम अगला कह रहा है, नियम को अच्छे से पढ़ना पहले, ठीक है, फिर नोट करा देंगे। जब दो एक वचन, सिंगुलर का मतलब क्या होगा? एक वचन। जब दो एक वचन नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो एक वचन एंड से जुड़े होंगे, इस पर्दे को और पीछे कर दो और ऐसे खिसक जाओ थोड़ा, अंजलि और किसको, और खिसक जाओ, आगे को आ जाओ बस। अब देखो बन गए। अब देखो इसमें नियम को समझना। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है जब दो एक वचन नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी लगा हो। क्या लगा हो?
ईच हो या फिर एवरी, ये शब्द याद रखना, ईच या फिर एवरी। आया हो तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन, वर्ब भी और प्रोनाउन भी कैसा आएगा, एक वचन। दो लोग हैं, दो लोग के लिए क्या होता, बहुवचन होता कि नहीं होता। अगर ईच या एवरी लग गया तो वो चाहे दो नहीं चार जोड़े हो, क्रिया कैसी लगेगी, एक वचन की। और उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा लगेगा, एक वचन का, दोनों एक वचन के आएंगे। ठीक है, जैसे देखो टीचर स्टूडेंट, ये दोनों नाउन है कि नहीं है, दो हैं, और दोनों काय से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं कि नहीं। मगर इनके पहले क्या लग गया, एवरी। और विशेष ध्यान देना, कभी ये नहीं होगा कि ईच एवरी टीचर ईच स्टूडेंट, या तो दोनों जगह ईच होगा या तो दोनों जगह एवरी होगा। अगर उसको गलती पूछना होगी, अगर वो यहाँ पे ईच लगा दे बाकी सब सही कर दे, तो आप तुरंत इसको हटा के क्या कर देना, एवरी कर देना। क्यों, या तो दोनों जगह एवरी ईच रहेंगे या दोनों जगह एवरी रहेंगे, पहली शर्त तो। और दूसरी शर्त, अगर इनके पहले किसी नाउन के पहले ईच या एवरी लग जाता है तो क्रिया कैसी होगी, एक वचन। अब इसमें क्रिया कैसी लगी है, और अपने की अंग्रेजी क्या होगी, समझ में आ गया। अब आपको दियर नहीं करना, क्या करना है, क्योंकि हमें एक के लिए लगाना है, चाहे जिसके लिए लगा दें। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट में तो लड़कियां भी हो सकती हैं, टीचर में फीमेल टीचर भी हो सकती है, तो हिज क्यों लगा रहे हैं, हर क्यों क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो हमने आपको एक नियम बताया था कि जब कॉमन जेंडर दिया हो तब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, मेल को देनी है। जब हमें ये साबित हो जाए कि यहाँ पे लेडीज है तभी हम जाके हर लगाएंगे। ये नियम हम आपको पहले बता चुके हैं, समझ गए। अगर कोई पूछे कि तुमने यहाँ पे वाच क्यों कर दिया, दो लोगों पे वाच कैसे लग सकता है, जब दो लोग होते हैं बहुवचन होता है तो बहुवचन क्रिया क्यों नहीं लगाई, तो आप बताएंगे कि आपकी बात सही है कि दो लोग हैं, मगर इनके पहले क्या लग गया, एवरी या ईच लग गया, इस कारण इसमें क्रिया में परिवर्तन हो गया। आ गई बात समझ में, ये बात आपको यहाँ पे सिद्ध करनी है। ठीक है, अब बताएंगे इस वाक्य में क्या मिस्टेक है। लिखा है ईच बुक ईच मैगजीन वेयर इन इट्स प्लेस, बताइए इस वाक्य में गलती क्या है। इस वाक्य में क्या है, वेयर लिखा है यहाँ पे, बस क्या, और क्या गलती है, इट क्यों होगा, इट ऑब्जेक्ट रूप होता है, अपने की अंग्रेजी क्या होती है, इट्स होती है ओनली, और इट एक वचन होता है इसलिए इट्स सही है। आप समझ में आ गया। अब अगला नियम देखो, ये नियम समझ में आया, ज्यादा नियम नहीं है, 4-5 नियम है। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए, देखना ईच अदर कितने लोगों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और वन एन अदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। लग रहा है ना कुछ लॉजिक टर्म, जिसमें वन लिखा है, एक लिखा है, वो अधिक लोगों के लिए जा रहा है, और जिसमें प्रत्येक, ईच का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और प्रत्येक आ रहा है, ईच शब्द आ रहा है, वो सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए। तो याद रखना वन एन अदर आपका प्रयोग होगा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, और ये किसके लिए, मात्र दो व्यक्तियों के लिए। अब हम कहेंगे कि इस वाक्य में हमें गलती बताओ क्या है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है टू बॉयज, कितने हैं, दो है, आर फाइटिंग, बाकी सब तो सही जा रहा है। विथ, यहाँ पे वन एन अदर किसके लिए लगना था, दो से अधिक, उसने साफ साफ क्या बोल दिया, टू बोल दिया ना, तो इसका मतलब दो हैं, दो के लिए क्या लगा बताते हैं हम, ईच अदर। अब हमारा वाक्य सही हुआ, समझ गए। अब इसमें देखो दीज, अब दीज में थ्री या और मोर भी मान लो, दीज में काफी हो गए, ठीक है। चिल्ड्रन लव ईच अदर, अब बताओ दो थ्री है और थ्री से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब दो की जगह नहीं है इसमें कहीं, तो इसमें क्या लगना चाहिए, यहाँ पे गलती क्या है, ईच अदर की जगह क्या कर देंगे हम, वन एन अदर, ठीक है, वन एन अदर बोलेंगे, ठीक है, वन अदर नहीं बोलना है, समझ गए। तो ये बात नियम समझ में आया, ऊपर वाला नियम समझ में आया। आगे देख, अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन, कल हम इसका जिक्र किए थे थोड़ा सा, अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ अपने अपनी की अंग्रेजी वंस लिखते हैं। कैसे लिख लें, वंस, और वंस लिखते हैं आप, ये वाला वंस ना लिख देना, आप जल्दी जल्दी में याद कर लो कि ये वाला वंश, ये वंश नहीं होगा। कौन सा वंश होगा, ओ एन ही लिखना है और एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, ये अपने कहेंगे। जब कर्ता कौन लगा हो, वन लिखा हो,
ये कर्ता का काम करेगा तब अपनी अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे वन से। जैसे लिखा है वन शुड डू हिज ड्यूटी। बताइए इस वाक्य में गलती क्या है? इसमें हिज की जगह क्या गलत है? वंस। इस वाले में बताओ वन मस्ट लव हिज मदरलैंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वंस हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए ना? आगे देखो, अगर तीनों पर्सन, अब 3 पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आता है। कैसा आएगा? फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आएगा। अभी समझ में नहीं आया? नियम उड़ गया, दिमाग से उड़ गया ना? देखो कह रहा है अगर तीनों में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब इसको देखो, फर्स्ट में कौन कौन आता है? आई और वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, सी, इट और दे। ये लिख दिया हमने, या फिर किसी का नाम। अब तीनों पर्सन सामने हैं आपके, समझना। अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हों, जैसे कल हमने वो 231 और 123 वाला नियम बताया था, वही नियम से किए गए, तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आएगा। किसका आएगा? फर्स्ट पर्सन का और बहुवचन का। अब बताओ फर्स्ट पर्सन में बहुवचन कौन है? आई या वी? बहुवचन कौन है? वी है, तो आई का रोल खत्म हो गया नियम में। अब फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है तो इसका क्या बनता है? वी, अस और अवर, यही बनते हैं तीनों। अब जो भी प्रोनाउन होंगे तो इन तीन में से कोई एक होगा, ये बाकी ये नहीं होंगे कोई। समझ गए? अब देखना, इसमें लिखा है यू सेकंड पर्सन का है कि नहीं है? ही थर्ड पर्सन का है और आई फर्स्ट पर्सन का है। नियम तो हमारा सही लगा है 231 का, इसमें तो कोई गलती है नहीं। अब हमें देखना मस्ट डू हिज। अब एक प्रोनाउन ये आया, हिज किसको लेकर लग गया? ही को लेकर लगा है। और जब तीनों हो तो हमें किसको देख के लगाना है? फर्स्ट पर्सन के बहुवचन को देखकर। अब हिज किस काय की अंग्रेजी होती है? स्वयं की अंग्रेजी होती है, अपने की अंग्रेजी होती है ना, पसेसे होता है। तो बताओ इसका पसेसे कौन होगा? वी होगा, अस होगा या अवर होगा? अवर होगा ना, तो हिज की जगह कौन लगेगा? अगर मान लो यहाँ पे हिम लिखा होता तब क्या लगाते आप? फिर तुम अस लगाते। अगर या मान लो यहाँ पे ही लिखा होता तब क्या लगाते? तो वी लगाते। लगाना इन तीन में से, मगर जिसकी जहां जगह हो वो लगाएंगे। अपने की अंग्रेजी की आवश्यकता है, इसलिए हमने क्या लगाएंगे? अवर। तो हमारा सही क्या होगा? इसमें अवर लग जाएगा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला नियम देखो। नियम बहुत छोटे छोटे हैं, अब समझो। इसमें कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। किसकी चर्चा कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग, समझना, का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए किया जाता है। मनुष्य का मतलब पर्सन यानी व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना। तो अब इसमें लिखा है द बॉय, लिखा है। अब बॉय क्या है? पुरुष है या वस्तु है? पुरुष है ना, मनुष्य है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्या लग गया? व्हाट। हमने क्या बताया? मनुष्य के लिए क्या लगेगा? हु, ना कि और कुछ। तो यहाँ पे गलती क्या थी हमारी? व्हाट की जगह क्या लगाना होगा हमें? इस वाले बात में बताओ, ही माने क्या होता हुआ है? अब ही किसके लिए लगता है? लड़के के लिए लगता है किसी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्हाट की जगह हु होना चाहिए। मान लो अगर हमने यहाँ सी लिख दिया होता तब क्या हु लगता या ना लगता? लगता। लड़की की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे राम लिख देते तब लगता। अगर हम मान लो यहाँ पे पेन लिख देते तब क्या हु लगता? लगता? नहीं लगता। समझ गए? तो मनुष्य के लिए क्या लगाना है हमें? हु लगाना है। ऐसे वाक्य अगर दिखा करें तो कॉम्बिनेशन तुरंत मिला लिया जाता है कि वस्तुओं के लिए विच लगता है और पुरुषों के लिए यानी मनुष्यों के लिए क्या लगता है? ठीक है, हु। समझ गए? अगला नियम देखो। अगला नियम कह रहा है विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है।
वस्तुओं के लिए। अभी हमने जानवर का जिक्र नहीं किया था, किया था क्या? हमने सिर्फ मनुष्यों का जिक्र किया था। अब इसमें किसकी है? विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है आई हैव लॉस्ट द बुक। बुक क्या है? वस्तु है, तो क्या हु लगाना उचित है? तो हमारी गलती क्या है? हु। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? विच। अब इसमें लिखा द हॉर्स, घोड़ा क्या है? जानवर है, और जानवर के लिए क्या हु लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे हम? याद रहेगा नियम। मनुष्यों के लिए क्या लगाना है? हु। और जानवरों के लिए क्या लगाना है? मतलब बात क्लियर है। ठीक है। और वस्तुओं के लिए देखिए भैया, इस नियम को और देखो। इसमें लिखा है, पहली चीज तो ये समझ लो, इसमें लिखा है whom। कौन सा शब्द लिखा हमने? whom। whom का मतलब होता है जिसे, जिसको, जिन्हें या जिनको, whom को कह सकते हैं, का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और whose का प्रयोग जिसका या जिनका का प्रयोग साधारणतः व्यक्तियों के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए और इसका प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए। परंतु कह रहा है कभी कभी इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हो जाता है। मतलब whom का प्रयोग जो होगा, whom का प्रयोग जो होगा वो हमेशा किसके लिए होगा? वो व्यक्तियों के लिए होगा। ठीक। और whose का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होगा। अब आप ये कहेंगे चलो ये बात तो ठीक है, वस्तु मिलेगी तो हमने जैसे द सन लिखा, सन तो वस्तु में आ गया। ठीक है। अंग्रेजी तो इसको क्या मानती? वस्तु मानती है। तो हमने यहाँ पे whose लगा दी, ये हमारा सही है। ठीक है। अब whom का प्रयोग व्यक्ति के लिए कह रहा है दिस इज द बॉय आई लव, तो यहां पे उसने क्या कर दिया? whom लगा दिया, ये भी सही है। मगर कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये आ गया, कह रहा आई नो द वुमन हुज हस्बैंड वाज अरेस्टेड। इसमें प्योर किसी महिला की बात की है, व्यक्ति की बात की है कि नहीं की है? तो क्या हम यहाँ पे whom नहीं लगा सकते थे? क्या लगा सकते थे? तो सही हो जाता? नहीं होता। अब कारण समझ लो, जो whom होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, काय के लिए काम करता है, और जो whose होता है वो पसेसिव के लिए काम करता है। काय के लिए काम करेगा? पसेसिव, यानी अपने के अंग्रेजी। अगर जैसे अभी हमने एक वाक्य देखा था, जैसे अभी हम ये वाक्य दिखा दें, ज्यादा बेहतर समझ पाओ। जैसे इसमें लिखा है, समझना, ये लिखा है द बॉय वाज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास। बस इतना देखो, तो इतना गौर करना है, इन माई क्लास। अगर हम इन माई क्लास की जगह ये लिख दें इन मी क्लास, इन मी क्लास, तो क्या हमारा वाक्य सही है? काय का गलती है इसमें? माई अपने की अंग्रेजी है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहां ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जहां अपने की अंग्रेजी लगेगी वहां लगाना पड़ेगा। तो बस यही कारण था कि इस वाले वाक्य में जो हमने हु लगाया है, हुम लगाया है, यहाँ पे हुज लगाया है, ये पसेसिव है। हुज हस्बैंड, किसी नाउन के पहले कोई वर्ड आ जाए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है ना। इसलिए ये यहाँ पे क्या है? ये पसेसिव, अपने की अंग्रेजी का काम कर रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट का काम। और इस वाले वाक्य में क्या कह रहा था? whom I love, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बात समझ में आ गई? लगेगा ये भी व्यक्तियों के लिए, लगेगा ये भी व्यक्तियों के लिए, मगर जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तब whom लगाना, जब पसेसिव की आवश्यकता होगी तब क्या लगाना? आ गई बात समझ में? हम क्या समझाना चाह रहे थे, समझ गए? और अगर वस्तु मिल जाए तो तुम्हें whose ही लगाना है। ठीक, समझ गए? शायद ये आपका लास्ट नियम है। ये देखो नियम, यदि किसी वाक्य में टू बी, अब टू बी क्या होता है? टू बी का मतलब होता है वर्ब बी, और वर्ब बी के अंतर्गत क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये किसके अंतर्गत आता है? हमारे वर्ब बी के अंतर्गत। इज, एम, आर, वाज, वेयर आदि का प्रयोग होता है। ये कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होगा। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव बोलते हैं कर्ता कारक को। किसको बोलते हैं? कर्ता कारक।
और कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो कर्ता का काम करेगा, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा, उसे बोलेंगे। अब जैसे इसमें लिखा है इट इज मी, आपने सुना होगा मैं हूं, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मैं हूं। इट इज मी क्या होती है? इट इज मी कि इट इज आई? तो गौर करना, अगर किसी भी वाक्य में टू बी आ रहा है, इज एम आर फॉर्म आदि कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, पूरक के रूप में काम कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी इट इज आई। इट इज मी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? इट इज आई। ये होता है। अब मैं हूं की अंग्रेजी ये ना कह देना आई एम, जिसने आई एम बोला समझ लो वो गलत हो गया। मैं हूं की अंग्रेजी आई एम नहीं बनती, आप क्या बोलेंगे? इट इज आई। अब देखो यहां पे हमने क्या बताया, नॉमिनेटिव केस लगेगा, ना कि आपका ऑब्जेक्टिव केस। कर्ता कारक लगता है तो मी का कर्ता क्या होता है? आई। इसलिए ये वाक्य कहां गलत था? यहां पे गलत था, इसलिए हमने यहां पे क्या कर दिया? आई। ठीक है, जब भी तुम्हें इस तरह का वाक्य मिले तो आप इट इज मी को हटा के क्या कर देंगे? आई कर देंगे। आगे बात समझ में? ये थे हमारे प्रोनाउन के सभी नियम। आज हमारा प्रोनाउन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक भी नियम नहीं बचे। नियम तो बहुत हैं, मगर आपके लेवल में जितने थे वो हमने आज फिनिश कर दिए। ठीक है, आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो जल्दी से। इधर से करना है। अब तुम कह रहे थे कि सर जी जल्दी जल्दी पढ़ाओ, फिर हमें नोट भी करना होगा। नोट जब तक चीज नोट नहीं गई है जब तक हमें समझ में ना आए। मान लो वो चीज अगर हमें समझ में आ गई तो हमें नोट करने ही मजा आएगा। हम कहते हैं लो टीप लो पहले, अब समझ में कुछ नहीं आया कि ये कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया, इसमें गलती क्या है। हमने सबकी गलती बता दी है, हमने सब मिटा भी दिया है, मिटा दिया है ना। अब गलती तो मैं सही करना है, जल्दी जल्दी करते जाओ, लिखते जाओ।